यस बेटा। हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट बताया था और फिर देन आफ्टर उसके बाद में मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसका फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया था। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट जब हमें बनाना होता है तो हमें क्या क्या चीजें मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं वो चीज मैंने क्लियर किया था आपको। पी&एल और बैलेंस शीट में क्या रिलेशंस हमारे होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल हम बनाते हैं एक टाइम पीरियड के लिए और बैलेंस शीट बनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट के लिए। फिर उसके बाद में मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या बुक कीपिंग का मीनिंग बता दिया था और टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी हमारी कौन कौन से टाइप्स होते हैं बिजनेस एंटिटी के, जिसके अंदर मैंने बेसिकली 3 टाइप्स डिस्कस किए थे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। ये पॉइंट मैं बता चुका था यहाँ तक का। और सेपरेट एंटिटी ये वाला कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट है? नो इस सर। नहीं है डाउट, चलिए। तो उसी का आगे का फिर हम आगे का फर्दर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं भाई। जो कंपनी के, क्या मैंने बोला भाई, कंपनी के ऑनर तो कुछ और होते हैं और मैनेज करने वाले कोई और होते हैं। कंपनी का सारा काम संभालने के लिए कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। और पैसा लगाने वाले जो होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। सो शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स बोथ आर डिफरेंट। शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स आर डिफरेंट। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी की एक तरह से एम्प्लॉय कहलाते हैं। उनका काम होता है सारे बिजनेस को मैनेज करना, सबके लिए वो लाइबल होते हैं। तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टू शो रीजनेबल कॉम्पिटेंस एंड मे हैव टू इंडैम्निफाई द कंपनी अगेंस्ट द लॉस कॉज्ड बाय देयर नेग्लिजेंस। अगर उनके नेग्लिजेंस के कारण, उनके नेग्लेक्ट करने के कारण अगर कंपनी को किसी भी तरह का अगर लॉस होता है तो उस लॉस को इंडैम्निफाई करने की, मतलब उस लॉस को कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। डायरेक्टर्स आर आल्सो सेड टू बी इन फिड्यूशियरी पोजीशन इन रिलेशन टू द कंपनी। वो कंपनी के ट्रस्ट वाले पोजीशन पर होते हैं, मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है कंपनी का, क्योंकि सारा बिजनेस हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है और वही लोग क्या होते हैं? उसके लाइबल होते हैं। विच मीन्स दैट दे मस्ट एक्ट ऑनेस्टली। उनको हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। इन व्हाट दे कंसिडर टू बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इन गुड फेथ। जो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा और जो कंपनी के फेथ में आकर के काम करे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनकी फिड्यूशियरी पोजीशन होती है, मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट करके हमने कंपनी का पूरा वर्किंग उनको हैंड ओवर कर दिया है। इन द यूके द कंपनीज एक्ट 2006 set out 7 statutory duties of the directors। और यूके कंपनी एक्ट के अंदर डायरेक्टर्स की 7 ड्यूटीज डिफाइन की गई है। फर्स्ट ड्यूटी हमारी दी है एक्ट विद इन देयर पावर्स। जो आपको पावर्स दी गई है, जो आपको लिमिट्स डिफाइन की गई है, आप उसी के अंदर रह करके अपना वर्क करिए, उसके बियॉन्ड मत जाइए। डोंट गो बियॉन्ड सैंक्शन लिमिट्स। आप लिमिट से ज्यादा नहीं करेंगे। मान लो सपोज का शेयर होल्डर्स ने बोला भाई तो क्या आपको डिविडेंड देना है, या आपको अगर मान लो स्टाफ को सैलरी देनी है तो भाई 2 लाख से ज्यादा की सैलरी नहीं देनी, तो आप उससे लिमिट से ज्यादा मत करिए। सेकंड, प्रमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो क्या आप हमेशा ऐसे वर्क करिए जिससे कंपनी की सक्सेस हो, कंपनी डेवलप हो। एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। आप तो कि हमेशा क्या करिए? इंडिपेंडेंट जजमेंट रखिए, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए तो कि इसने जो जजमेंट दिया है वही मेरा भी हो गया, ऐसा नहीं। आपका जजमेंट आप पर डिपेंड होना चाहिए, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल
केयर एंड डिलीजेंस, मतलब आप प्रॉपर अपना दिमाग यूज करें, स्किल्स वगैरह यूज करें, अपना प्रॉपर अलर्ट मोड पर चीजों को चेक करके फिर क्या करें, आप डिसीजन लीजिए, अपना एक अलर्ट मोड पर रह करके ध्यान से चीजों को डिसीजन को लीजिए। एंड फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कोई वर्क मत करिए जिससे अननेसेसरीली डिस्प्यूट्स अराइज हो। तो अवॉइड unnecessary disputes, जो भी आपके फालतू के डिस्प्यूट्स हैं उनको अवॉइड करिए। एंड फिफ्थ पॉइंट दिया है, नॉट एक्सेप्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, आप कंपनी के अलावा और किसी से कोई थर्ड पार्टी से कोई बेनिफिट्स नहीं लेंगे, आप गलत तरीके से कोई बेनिफिट्स नहीं लेंगे, थर्ड पार्टीज इन एनी रॉन्ग वे, डोंट एक्सेप्ट benefits from others in wrong way, गलत तरीके से आप किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं लेंगे। एंड डिक्लेयर इंटरेस्ट इन अ प्रपोज ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट, अगर आपकी कंपनी किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन कर रही है किसी दूसरी कंपनी के साथ में, और अगर उसमें आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप पहले से उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, उसको पहले से बता दीजिए। मान लो आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप डायरेक्टर है, उसके लिए वो जो रॉ मटेरियल परचेस करने वाले हैं वो मान लो आपके ब्रदर की कंपनी है, उस कंपनी से वो रॉ मटेरियल परचेस करने वाले हैं, तो उसमें अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप पहले से क्या कर दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए भाई, ताकि किसी तरह का वो नहीं रहे भाई तो कि हमें तो बताया ही नहीं था, हमने भाई पहले से इन्फॉर्म कर रखा है। तो ये 7 हमारी क्या होती है, डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है, जो कहाँ पर डिफाइन की गई है, कंपनीज एक्ट 2006 के अंदर। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है यस बेटा? सर। चलिए, फिर इसी के बाद में हम आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारा, ये तो हो गई बात हमारी ड्यूटीज जो हमें डिफाइन की गई है कहाँ पर, यूके एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर। फिर आगे बोलते हैं हमें, an overriding theme of the Companies Act 2006 is the principle that the purpose of the legal framework surrounding companies should be to help companies to do business. A director's main aim should be to create wealth for the shareholders. भाई कंपनी का हमेशा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाना, उनको और डेवलप करना। In essence, this principle means that the law should be encourage long-termism and regard for all stakeholders by directors, and the stakeholders' interest should be pursued in an enlightened and inclusive way। मतलब कि आप ये प्रिंसिपल्स वगैरह को फॉलो करें तो आप डायरेक्टर्स का जो भी प्रॉफिट वगैरह उसको आप लॉन्ग रन में देखिए, आप ये नहीं तो कि उसको शॉर्ट टर्मिज्म देखें, शॉर्ट टर्म पर्पज में देखें तो क्या रहा है, इस साल में तो प्रॉफिट नहीं हुआ सर, उसका लॉन्ग रन में कोई भी वो डिसीजन लेंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है, लॉन्ग रन में आता है। तो should encourage long termism, don't focus for profits on short term, otherwise they will be not able to make expenses on research, तो रिसर्च वगैरह पे इनों पे वो खर्चा करने में कैपेबल नहीं रहेंगे अगर आप इस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो उन्होंने बोला आगे, व्हेन एक्सरसाइजिंग दिस ड्यूटीज डायरेक्टर शुड कंसिडर द consequences ऑफ द डिसीजन इन द लॉन्ग रन, जो भी आपके डिसीजन वगैरह लॉन्ग रन में क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, द इंटरेस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज, उनका एम्प्लॉयज वगैरह का इंटरेस्ट भी ध्यान रखना चाहिए, द नीड टू डेवलप गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, उनको अपने जो कस्टमर्स हैं सप्लायर्स उनसे एक अच्छा रिलेशन बना करके रखना चाहिए, the impact of the company on the local community and the environment, आपका जो local community environment है उस पर क्या impact आ रहा है, the desirability of maintaining high standards of business conduct and a good reputation,
आप एक अच्छी रेपुटेशन बना करके रखें, एक सिस्टम बना करके रखें, एंड द नीड टू एक्ट फेयरली एज बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और हमेशा फेयरली काम करना, अच्छे से काम करना, ये सारे क्या होता है, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आगे दिया है उसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसके लिए भी लाइबल कौन रहेगा, तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उनके लिए कौन लाइबल होता है, डायरेक्टर्स लाइबल होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। Specifically, directors are responsible for the preparation of financial statements of the company with the applicable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वे जो भी आपके स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डायरेक्टर्स की। एंड द इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी टू इनेबल, और आपके वहां पर एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, मतलब क्रॉस चेकिंग सिस्टम होना चाहिए। क्रॉस चेकिंग सिस्टम शुड बी देयर। वहां पर क्रॉस चेकिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि उसको चेक किया जा सके, ताकि फ्रॉड वगैरह एरर्स वगैरह वो चीजें पहले से ही पता चल जाए। मतलब कि मान लो कोई ने आप लोगों ने अगर चेक साइन करके दिए तो उसको वापस से एक और बार एक और पर्सन उसको चेक करे, कहीं कोई गलत अमाउंट तो मेंशन नहीं किया है, कैश वगैरह काउंट हुए तो दो दो बार कैश को काउंट किया जाए, रैंडमली काउंटिंग किया जाए, ताकि वो एक डर बना रहे सब लोगों को। एंड द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड वगैरह को रोकना, उसका पता लगाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है, डायरेक्टर्स की होती है। सारे लॉ वगैरह को फॉलो करना, तो इट इज द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द एंटिटी कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। तो कि सारे लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो अपना काम करे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डायरेक्टर्स की होती है। Directors should explain their responsibility for preparing accounts in the financial statements, and they should also report that the business is a going concern with supporting assumptions and qualifications are as necessary। मतलब कि डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना होता है, उनको बताना होता है भाई जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी रहेगी, और बिजनेस को चलाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। गोइंग कंसर्न है भाई, तो कि हम बिजनेस को अभी नियर बाय फ्यूचर के अंदर बंद करने का हमारा कोई मूड नहीं है, वो भी उनको देखना होता है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस सर। फिर आगे चले हम, ये उसके बाद में ये पॉइंट दे रखा है, ये काम का नहीं है। तो ये मेरी हो गया पॉइंट यहाँ तक। और फिर एक और दिया है, ये गवर्नेंस अभी हम देखते हैं। इसी के बाद में हम आते हैं आगे, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। इसका मीनिंग वगैरह तो मैं ऑलरेडी समझा चुका था, उसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर स्पेशल लेजिस्लेशन। जो भी आप कंपनी वगैरह बनाते हैं तो उसको एक स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराना होता है। फॉर एग्जांपल इन द यूके, यूके के अंदर चलता है द कंपनीज एक्ट 2006। हमारे इंडिया में चलता है कंपनीज एक्ट 2013। तो इस तरह से हर कंट्री में क्या होता है, अलग अलग तरह के एक्ट चलते हैं। इन इंडिया अगर आप कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो अभी प्रेजेंट में चल रहा है कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013 प्रेजेंटली रनिंग। अगर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है तो आपको इस एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसी एक्ट के अपने लॉज वगैरह अप्लाई होते हैं। A limited liability company sorry, a limited liability company is legally a separate entity from its owner and can contain confer various rights and duties. There is a clear distinction between shareholders and the directors of the limited company। कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सर क्या डिफरेंस होता है, जो शेयर होल्डर है वो बेटा मालिक है, वो ऑनर है, तो ऑब्वियसली उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जबकि डायरेक्टर्स वगैरह वो लोग क्या एक तरह से कंपनी के रनिंग कर रहे हैं, कंपनी को संभालते हैं, किसके बिहाफ पर, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर, उनको एक सैलरी वगैरह मिलती है।
तो क्या लिखा हुआ है? सॉरी। शेयर होल्डर्स आर द ऑनर, शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं, बट हैव लिमिटेड राइट्स एज शेयर होल्डर्स ओवर द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनी की जो डे टू डे बेसिस पर रनिंग होती है, डे टू डे बेसिस पर जो वर्क होता है, उसके अंदर उनका लिमिटेड रोल होता है। वो डेली बेसिस की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वहां पर उनका काम डेली बेसिस की वर्किंग का नहीं होता है। दे प्रोवाइड कैपिटल, वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं एंड रिसीव अ रिटर्न, और उनको उसके बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है उनके अमाउंट जो इन्वेस्ट किया। आज आप अगर किसी कंपनी के अगर शेयर्स एक्वायर करते हैं तो शेयर्स के बदले में आपको क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड टू रन द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर अपॉइंट किए जाते हैं। एंड इन प्रैक्टिस दे हैव अ ग्रेट डील ऑफ ऑटोनॉमी। जस्ट अ मिनट। जो क्या लिखा हुआ है बेटा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड टू रन द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर अपॉइंट किए जाते हैं। एंड इन प्रैक्टिस दे हैव अ ग्रेट डील ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनको दे रखा है, उनको एक अथॉरिटी दे दी जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब डायरेक्टर्स हैव गिवन अथॉरिटी, उनको वर्क करने के लिए अथॉरिटी दे दी जाती है, डिसीजंस लेने की अथॉरिटी दे दी जाती है। अथॉरिटी, या हम बोल दे रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिवन टू डायरेक्टर्स अप टू सर्टेन लिमिट। आप सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकते हैं? डिसीजंस ले सकते हैं। तो क्या आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिए, आपको बार बार हर बात को हमसे पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फिर आगे कहा, द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज आर मच मोर स्ट्रिंजेंट देन फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। स्ट्रिंजेंट मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती हैं, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इन द यूके देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी टू बी फर्स्ट। अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं, ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं। अगर आप कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हमारी क्या है बेटा? रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दिया है? फर्स्ट पॉइंट, बी रजिस्टर्ड एट कंपनीज हाउस। आपको क्या कराना होगा? कंपनी हाउस पे रजिस्टर्ड कराना होगा। सर कंपनी हाउस का मतलब लाइक अपने इंडिया में बेटा आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हर स्टेट में एक आरओसी लगता है। जैसे आज अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का आरओसी लगता है जयपुर के अंदर। तो वैसे हर स्टेट में एक आरओसी होता है, वैसे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में भी होता है, उनको हम बोलते हैं कंपनी हाउस। तो आपको कंपनी हाउस में क्या कराना होगा? रजिस्टर्ड करना होगा। सेकंड पॉइंट बोला है हमारा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि कंपनी जब आप बनाते हैं तो क्या क्या चीजें आपको करनी होती है। तो आप सबसे पहली चीज तो रजिस्टर्ड होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, कंप्लीट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और आपका एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों आपको सबमिट कराने होते हैं किसको? आरओसी को। थर्ड पॉइंट, हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड टू फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हु मे आल्सो बी अ शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी अगर तो कम से कम वन डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम टू डायरेक्टर्स होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट फॉर सबमिशन टू द कंपनी हाउस। और आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने रहेंगे, और फाइनेंशियल अकाउंट्स बना करके आपको सबमिट करने होते हैं। एंड हैव इट्स फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटेड, और अपने आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिट कराने होते हैं प्रोफेशनल पर्सन से, चार्टेड अकाउंटेंट से, एसी सीए वगैरह से। आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या कराने होंगे? ऑडिट कराने होते हैं, उनसे क्रॉस चेक कराना होता है, वेरीफाई कराना होता है।
एंड डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल अकाउंट्स टू ऑल शेयर होल्डर्स, और सभी शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल अकाउंट्स की एक कॉपी देनी पड़ती है उनको अपना वाया मेल। आप उनको सबको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप अपनी वेबसाइट के थ्रू उनको वहां पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे, आप सबको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होगी। ये सारी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी की, तो कि आपको फुलफिल करना ही होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक का पॉइंट? यस। चलिए फिर अब आगे चलते हैं हम इसी के बाद में। फिर इसके बाद में हम देखें, एक वर्ड हमारा आया था कैपिटल और इक्विटी। कैपिटल और इक्विटी, कैपिटल या इक्विटी का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है बेटा, सिंपल सा, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर कैपिटल अगर मुझे निकालनी, तो असेट्स में से अगर मेरी जितनी भी लाइबिलिटीज वगैरह उनको अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल या इक्विटी कहते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय द ऑनर, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है ऑनर ने बिजनेस के अंदर, आर अमाउंट्स दैट द बिजनेस ओव टू द ऑनर, जो बिजनेस को ऑनर को पैसा देना है वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लाइबिलिटी कॉल्ड कैपिटल, और ये एक स्पेशल लाइबिलिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। एंड इन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैपिटल यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और जब वो कंपनी बन जाती है तो उस कैपिटल की जगह उसका वर्ड क्या हो जाता है? शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी भी कहते हैं। इज इट क्लियर? मतलब कि जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और अगर कंपनी का केस होगा तो शेयर्स के थ्रू जो भी आपने अमाउंट वगैरह फंड्स वगैरह रेस किया उसको हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल या इक्विटी। फिर हमारे यहाँ पर बेटा आपके इसमें अलग अलग जगह पर, ये दो तीन जगह पर आएगा आईएएसबी। आईएएसबी का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी। ये एक डिपार्टमेंट है जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करता है। ये चीजें हम अभी चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा हमारे वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है जिनका क्या क्या काम होता है, अकाउंटिंग्स वगैरह कौन क्रिएट करता है, कौन इसको रेगुलेट करता है। भाई आज आप पढ़ रहे हैं जैसे एसीसी है, तो भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसका इंस्टीट्यूट चलता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसकी वैलिडिटी, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पर अकाउंटिंग भी फॉलो होती होगी, तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंस्टीट्यूट बना रखे हैं जो पूरे क्या करते हैं? अकाउंटिंग को एक जैसा मेंटेन करवाते हैं। तो उसी में हमारा एक डिपार्टमेंट दे रखा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो क्या करता है? पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का काम, उनको रिवाइज करने का काम, सारा काम इसी का होता है। तो उन्होंने क्या करते हैं बेटा? वो अपनी खुद की कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। आईएएसबी ने क्या कर रखी है? अपनी खुद की कुछ डेफिनेशन दे रखी है। तो उसी के अंदर हमारी ये डेफिनेशन दे रखी है इक्विटी की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, इसमें आप कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे। ये डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है तो इसको एज इट इज आपको याद रखना है। मीनिंग मैंने समझा दिया है कैपिटल इक्विटी का, अभी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, जो आपका बचा हुआ इंटरेस्ट है इन द असेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी। असेट्स में से जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी मतलब बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स में से सारी लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद में जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं। यहां तक का पॉइंट भी हो गया। इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं, असेट्स और लाइबिलिटी। सर असेट्स और लाइबिलिटी क्या होती है? तो असेट्स और लाइबिलिटी का सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो वो चीज मैं ऑलरेडी आपको बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ा चुका हूं, असेट्स और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। बट यहाँ पर हमारा थोड़ा सा उसका मीनिंग कुछ और भी दिया है, तो वो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। असेट इज समथिंग वैल्यूएबल विच अ बिजनेस ऑन्स और कैन यूज। हर वो चीज जो हमारे पास, जिसकी हमारे पास ऑनरशिप है और हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? असेट कहते हैं। आईएएसबी
डिफाइन एन असेट्स इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उन्होंने अपने जो फ्रेमवर्क बना रखे मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे उन्होंने असेट की डेफिनेशन क्या दिया है। एन एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो भी आपके प्रेजेंट में इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, हर वो चीज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, जो एंटिटी के थ्रू कंट्रोल की जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जो आपने पास्ट में कोई इवेंट करा था, मान लो मैंने मशीन खरीदी, मैंने एसी खरीदा, तो वो एसी खरीदा पास्ट में कोई इवेंट करा था जिसके कारण मेरे पास क्या हो गए, प्रेजेंट में इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ गए हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज आ गई है, तो उसको हम असेट कहते हैं। An economic resources is a right that has the potential to produce economic benefits, जिसके कारण आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं या कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। मान लो मैं एसी चला रहा हूँ तो उससे मुझे एक रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो मैं वर्किंग अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो हर वो चीज जिसके पास आपके पास ऑनरशिप होती है कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तो उसको हम कहते हैं असेट कहते हैं। तो असेट का मतलब क्या दिया है सिंपल से बेटा, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो आपके प्रेजेंट में इकोनॉमिक रिसोर्सेज है कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, जो एंटिटी कंट्रोल करती है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तो उसको हम कहते हैं असेट्स। एग्जाम्पल्स बता दिए एसेट के, फैक्ट्री है, ऑफिस बिल्डिंग है, वेयर हाउस है, डिलीवरी वैन है, लॉरी जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, कैश एंड गुड्स हेल्ड इन स्टोर्स, स्टॉक वगैरह रखा हुआ, अवेटिंग सेल मतलब बेचने के लिए आपने गुड्स वगैरह रखा हुआ है टू द कस्टमर्स, ये सब कुछ हमारी एसेट कहलाती है। तो एसेट का मतलब सिंपल सा क्या हो गया, जो भी आपके प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, और कब, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में आपने कोई इवेंट करा था उसके कारण अगर आपके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। ये होगी बात मेरी कौन सी, असेट की। फिर उसी का वर्ड दिया है एक और हमारा लाइबिलिटी, एक और वर्ड दिया है बेटा क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी अमाउंट हमें पे करना है उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज। अ लाइबिलिटी इज समथिंग विच इज ओड टू समबडी एल्स, जब हमें किसी और को अगर कुछ देना है, हम लाइबल है उसके लिए, तो वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। आइए एस बी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली क्या डिफिनेशन दिया उन्होंने, अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी क्या है, एक प्रेजेंट में जब ऑब्लिगेशंस अगर आ जाते हैं ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। आपने पास्ट में कोई इवेंट करा था जिसके कारण अगर आपके कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर ट्रांसफर करने का अगर ऑब्लिगेशंस आते हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी कहते हैं। मैंने गुड्स अगर परचेस करा और उसके कारण अब मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, मुझे पैसे देना है, तो वो ऑब्लिगेशन अगर मेरे ऊपर आ गया तो वो मेरी लाइबिलिटी कहलाती है। An obligation is a duty of responsibility that the entity has no practical ability to avoid, और आपके पास मतलब ऑप्शन नहीं है तो क्या आप हटा सको उसको। भाई आपने अगर गुड्स खरीद लिया और अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहें, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता पेमेंट नहीं करें, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें पेमेंट करना ही होगा। आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको ऑब्वियसली अमाउंट पे करना ही होगा, तो वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल्स बता दिया ऑफ लाइबिलिटी आर अमाउंट ओव्ड टू अ सप्लायर फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, आपने उधार में गुड्स परचेस करा उसका पैसा देना है तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी। अमाउंट ओव्ड टू अ बैंक और अदर लेंडर, आपने बैंक से लोन लिया है और किसी पर्सन से लोन लिया तो वो पैसा देना है तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस चला गया, अमाउंट ओव्ड टू टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी को आपको पैसा देना है, तो ये सब कुछ आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। इसी की हम बात करें तो मुझे पहले बताएं यहाँ तक के में कोई डाउट है क्या बेटा, लाइबिलिटीज तक के में। Is there any doubt till assets or liabilities? No, sir. No, sir. नहीं है। चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे देखें। बेसिकली हमारा एक्टिविटी नंबर 2 दिया है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन पढ़ा है अभी हाल, जो मैंने बताया, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, आपने पास्ट में कोई इवेंट कराते हैं जिसके कारण आपके पास में प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज आते हैं, तो उसको हम कहते हैं असेट। तो उसके अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सी एसेट की डेफिनेशन में कवर अप होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग, पेबल्स और अमाउंट ओव्ड टू टैक्स अथॉरिटी। तो एसेट में क्या चीज आएगी बेटा, ए बी सी डी। Factory building. Building. B. फैक्ट्री बिल्डिंग्स, फैक्ट्री के आपके पास बिल्डिंग है तो वो हमारी क्या होगी, एसेट की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, पेबल्स लाइबिलिटी, और अमाउंट ओव्ड टू टैक्स अथॉरिटी दिस आल्सो लाइबिलिटी। इज इट क्लियर एक्टिविटी नंबर 2। देन आफ्टर इसी के बाद में हम आगे चले एक्टिविटी नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी।
इनमें से कौन सा लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन दिया इन्वेंट्री, सेकंड ऑप्शन रिसीवेबल्स, थर्ड ऑप्शन प्लांट एंड मशीनरी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लोन। क्या आएगा आंसर बेटा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? डी। डी, लोन। क्योंकि इन्वेंट्री भी हमारी क्या एसेट है, रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो लोन हमारा क्या है, लाइबिलिटी कहलाएगा, जिसके अंदर हमारे प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? असेट का मीनिंग बता दिया मैंने, लाइबिलिटी का मीनिंग बता दिया है, और कैपिटल इक्विटी का मीनिंग भी बता दिया है। अब हम स्टार्टिंग से एक बार फटाफट फटाफट देखते चलते हैं इस चैप्टर में क्या टॉपिक हमारा बाकी रह गया। ये फर्स्ट पेज मेरा दिया था, फर्स्ट पेज का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं मैं। सेकंड पेज पर अच्छा, फर्स्ट पेज पर ये क्लास में एक टॉपिक दे रखा था, इनकम और एक्सपेंसेस। ये वाला पॉइंट भी हम कंप्लीट कर देते हैं। फर्स्ट पेज पर एक लास्ट में टॉपिक दे रखा है, इनकम और एक्सपेंसेस। आईएएसबी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली उन्होंने इनकम और एक्सपेंसेस की क्या डेफिनेशन दिया है वो भी हम देख लेते हैं। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम इज इंक्रीज इन असेट्स, आपकी असेट्स बढ़ती है इनकम के कारण, एंड और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये फिर लाइबिलिटीज अगर कम होती है तो भी आपके लिए क्या एक तरह से इनकम है। दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द इक्विटी, जिसके कारण आपकी इक्विटी मतलब कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपका प्रॉफिट होगा तो अब इसलिए आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? तो इनकम का मतलब सिंपल सा, जब आपकी अगर असेट्स अगर इंक्रीज होती है, और या फिर अगर आपकी लाइबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज होती हैं, जिसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इक्विटी, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? इनकम। और इसी का अगर अपोजिट अगर हो जाता है, अगर आपकी एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं या लाइबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज होती है, और एज अ रिजल्ट अगर आपकी इक्विटी अगर कम हो जाती है, इक्विटी अगर रिड्यूस होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। खर्चे अगर बढ़ते हैं, भाई आपकी एसेट्स कम हो गई है, ये लाइबिलिटीज, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लाइबिलिटीज बढ़ती है, आपको पैसा देना है किसी को या कोई अमाउंट वगैरह, या आपकी एसेट्स अगर कम हो जाती है तो जिसके कारण आपकी इक्विटी, खर्चे बढ़ेंगे तो अब इसलिए आपकी कैपिटल कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। ये दोनों पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद में मैंने स्टेटमेंट ऑफ मिनरल का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ। फिर उसके बाद में हम चले आगे एसेट्स, ये वाला टॉपिक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर ये एक्टिविटी नंबर 1 दे रखा है जो फालतू है, लिस्ट आउट एवरीथिंग यू ओव व्हेन ऑन एंड ऑफ, मतलब कि हर वो चीज का नाम लिखिए आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज है, तो फालतू क्वेश्चन है, नॉट रिक्वायर्ड। मेरे पास क्या क्या, मेरे पास बंगला है और ये है, गाड़ी है और इतना है, वो फालतू बातें लिखनी है, तो वो चीजें काम का नहीं है, क्वेश्चन नॉट रिक्वायर्ड। ये हमारा हो चुका था। बाकी लाइबिलिटीज का पॉइंट हो गया, एक्टिविटी 3 करा दिया, कैपिटल इक्विटी हो गया है, बैलेंस शीट का मैंने करा दिया है, रिलेशनशिप बता दिया है। फिर दे रखा है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से होते हैं? तो भाई अलग अलग यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, लेंडर्स हैं। ये सब लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, यूज करते हैं। सर क्यों? इन्वेस्टर्स है तो वो क्या करेगा, आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेक करेगा, टू चेक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉय है तो वो बोनस वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा। लेंडर जो है वो सेफ्टी देखेगा, उसका अमाउंट जो लोन की दे रखा है उसने, उसकी लोन पेमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कस्टमर वगैरह क्या होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी वगैरह चेक करता है, किस तरह का पर्सन है, अच्छा गुड सप्लाई करेगा या नहीं करेगा, गवर्नमेंट वगैरह बेनिफिट्स वगैरह देती है। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग पर्सन आपके अलग अलग चीजों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं।
फिर आगे चले हम, इसी के बाद में दिया है एक्टिविटी नंबर 5। Which of the following source of information would be the most useful for managers to use when making decision for the year ahead? आप अगले साल का, आने वाले साल का अगर डिसीजन वगैरह लेना है, आपको कोई प्लानिंग आप अगर कर रहे हैं, तो कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट ईयर, टैक्स रिकॉर्ड्स फॉर द पास्ट 5 years, बजट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द पास्ट ईयर। कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी बेटा? अगर आपको अपने अगले साल का अगर बजट वगैरह अगले साल का अगर आपको डिसीजंस वगैरह लेने हैं, तो कौन सी चीजें ज्यादा काम आएगी? Sir, budgets for the coming financial year. बजट्स फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेरा हो गया था, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी हो चुका है, ये पूरा टॉपिक हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज वगैरह। ये एक्टिविटी नंबर 6 दे रखा है, जिसके अंदर आप बेसिकली ट्रू और फॉल्स बताना है, या आपका होमवर्क है, इसको आप करके देखेंगे। ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, शेयर होल्डर है उसका। एक लास्ट टॉपिक और है, गवर्नेंस वाला, इसको ऐसा करते हैं अपन, कल कवर करते हैं। ये जो एक्टिविटी नंबर 6 है और गवर्नेंस का जो टॉपिक है, इसको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। कल कल में ये 2 मिनट का टॉपिक बाकी रह गया है, तो ये इसको हम कल कंप्लीट कर देंगे, और कल हम चैप्टर नंबर 2 भी फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? Yes, आज sir. का आप यहाँ तक का कंप्लीट करिए, बाकी का मैं कल कराता हूँ इसका। कल हम इसका आगे का फर्दर पार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए बेटा। सर आपने ये क्लास लाइव करी है? नहीं बेटा, ये अभी क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी आपकी, अभी वो यूट्यूब पर पूरा अपलोड कर देंगे इस क्लास को। ओके सर। हाँ, ओके बेटा।